आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, मेरठ की सरजमीन जिसने 1857 में इनकलाब का मुशाहिदा किया, अपने आप में एक मुनफरिद तारीख रखती है। यहां की सियासत भी दिलचस्प है। किसी भी पार्टी के लिए मेरठ के शहरी इलाके में वाक़े मेरठ सदर असेंबली सीट जीतना आसान नहीं रहा। हालांकि इस सीट को बीजेपी का गढ़ समझा जाता है, लेकिन गुज़िश्ता इंतखाबात में यहां समाजवादी पार्टी ने झंडा बुलंद किया। इस बार इंतखाबात की गहमा गहमी क्या कुछ है, हल्के के हालात कैसे हैं, हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने हालात का जायजा लिया। दो 2017 के असेंबली इंतखाबात में मेरठ सिटी सीट से समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी ने फतेह हासिल की और बीजेपी के कदावर लीडर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का चैलेंज खत्म कर दिया था। यूपी बीजेपी के साबिक रियासती सदर लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहां से 4 बार एमएलए रह चुके हैं, लेकिन 2017 में बीजेपी की लहर के बावजूद समाजवादी पार्टी के टिकट पर रफीक अंसारी ने ये सीट अपने नाम की। लेकिन क्या इन 4.5 सालों में अपने इलाके में तरक्याती काम को इन्होंने अंजाम दिया? इनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, यहाँ के आवाम से जानते हैं। इस जगह पर आपकी क्या जो है अपने लीडर से तवक्को की थी आपने और वोट डाला था, कितना पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ? देखिए, मेरा नाम अकरम गाजी है और मैं तो उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल मेरठ महानगर का अध्यक्ष भी हूँ। हमारे जो विधायक जी हैं या कोई भी सांसद जी हैं, व्यापारी समाज यही चाहता है उनसे कि भाई महंगाई के ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो 5 साल के कार्यकाल में जो है हमारी लड़ाई जो है व्यापार मंडल लड़ता है, तब के इन लोगों को भी आगा ना, जनप्रतिनिधि हमारे चुने हुए हैं ये लोग विधायक जी हों। लेकिन मेरठ का दुर्भाग्य ये रहा है हमेशा कि जब पक्ष मतलब सत्ता होती है तो विपक्ष का विधायक बनता है। तो ये भी एक दुर्भाग्य है मेरठ के लिए, शहर सीट के लिए। तो मतलब उस तरीके से कार्य नहीं हो पाता है कि जो हमारे एक ही मतलब गुलदस्ते में हर तरह के फूल आके जैसे हमारा आगे काम लेके चलें। अभी तक मेरठ के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम देख रहे हैं अभी तक तो कोई हमारा नेता हमारे पास कोई आया नहीं है, क्योंकि व्यापारी जो होती है सरकार की रीढ़ होती है। व्यापारी का सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। व्यापारी बहुत परेशान चल रहा है और अभी आने वाले समय में 5% से सीधा कपड़े पर 12% कर दिया गया है। इससे व्यापारी को बहुत दिक्कत हो रही है। अभी से व्यापारी बहुत परेशान है। और रही विकास की बात, अभी तो हमें कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। शहर विधानसभा क्या, पूरे ही मेरठ की जितनी भी विधानसभाएं, आप दक्षिण में चले जाओ, मेरठ में चले जाओ, योगी जी ने वादा किया था कि गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे। बाकी हालात ये हैं, गड्ढा युक्त सड़कें हो गई हैं। आप चाहे जिस रोड पर चले जाएं, गड्ढों में सड़कें हैं। ये हालात हो गए। हर रोड का बहुत बुरा हाल है। विकास नाम की चीज़ तो कोई रही नहीं है। इसका साफ साफ असर पड़ा है। हमारे माननीय रफीक अंसारी शहर विधायक हैं। हमारे यहाँ पे कमेले पे कॉलेज पे एक डिग्री कॉलेज बना था, उसमें लड़कियों के लिए फर्नीचर नहीं है। पिछले 3 साल से वो फर्नीचर मांग रहे हैं और लड़कियाँ वहाँ पे ज़मीन पे बैठ रही हैं कि विधायक जी ने कहा कि हमें फर्नीचर की व्यवस्था की जाए। और जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है, हमें विधायक जी को कोई निधि नहीं दे रही है विकास के लिए कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। और वो जो कॉलेज है, उस कॉलेज के लिए कोई फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर भी लड़कियाँ नीचे फर्श पर बैठती हैं। विकास तो ऐसा कोई खास नहीं दिखाई दे रहा। लाइट का इतना, बिजली बिल इतना महंगा कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा। लोग बाग आम आदमी तो दे रहे ही नहीं बिल्कुल भी। आम आदमी के तो ऐसा हो रहा, लाइट तो बस जहाँ उनका 500-600 बिल आ रहा था, उनका 1500 का बिल, 2000 का बिल बैठ रहा है उनका। बताओ, वो मोटर तलक भी नहीं कर सकते, जो कुछ भी चला सकते हैं। बिजली का तो ऐसा हाल हो चुका बहुत ज़्यादा। और फिर ऊपर से सड़कों में तुमने देख रहे होंगे, आपने देखा होगा गड्ढे वड्ढे कैसे कैसे नहीं है। अभी तक तो 5 साल में कोई काम हमारे यहाँ हुआ नहीं है। बाकी आगे आने वाले समय में जो भी सही होगा वो सही चुनेंगे। तो आपको लगता है कि जैसे प्रतिनिधि कहीं ना कहीं उनको, एक तो कोरोना का दौर ये रहा, 2 साल तक बिल्कुल हालात ख़राब रहे, और दूसरा ये कि फिर गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की थी और विधायक आपके अलग पार्टी के थे, इसका भी कुछ असर पड़ा कामों पे? नहीं, इसमें असर की कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन हम लोगों ने भी व्यापार मंडल की तरफ से बहुत लोगों की सेवा की है। ऐसा नहीं है, अगर आम आदमी भी बन के आप एमएलए हमारे बीच आता और हमारे बीच खड़ा होता तो हमें एक उम्मीद होती कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। लेकिन हमने 5 सालों में विधायक जी को देखा ही नहीं है, कहाँ है। वहीं शहर असेंबली सीट से रुकन असेंबली रफीक अंसारी खुद मानते हैं कि इनके असेंबली हल्के में जिस सतह पर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाना चाहिए था, नहीं हो सका। रफीक अंसारी के मुताबिक सूबे की बीजेपी हुकूमत की जानिब से गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से तरक्याती कामों की रफ्तार पर फर्क पड़ा है।
सत्ताधारी पार्टी का विधायक होता है तो उसका रोल होता है काम विकास कार्य कराना और अपने प्रस्ताव देना सरकार को और ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना। लेकिन हम विपक्ष में थे, तो विपक्ष में तो जो हमारी निधि मिलती है उसी निधि से हम थोड़ा बहुत काम करा पाए, सड़कें बनवा पाई हमने, लाइटें लगवाने का काम कराया हमने, और इससे ज़्यादा क्योंकि 1 साल का हमारी जो निधि थी वो भी रोक ली, जो हमारी सैलरी में से 30% वो भी काट लिया इन्होंने, तो दे नहीं पाए। लेकिन जितना हम चाहते थे उतना हम काम नहीं करा पाए, क्योंकि इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि सरकार ने कोई मदद हमारे साथ नहीं की है। अपने विधायक को अलग से उन्होंने निधि भी दी, अलग से पैसा भी दिया उन्होंने, और बाकी एक घटना तो ऐसी मुख्यमंत्री ने घोषणा की विधानसभा के अंदर खड़े होकर कि सभी विधायकों को जो है 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे विकास कार्य करने के लिए, लेकिन अपने वालों को दिए उन्होंने, हमारे वालों को नहीं दिए, विपक्ष वालों को किसी को नहीं दिया। बहरहाल वोटर है वो सब जानता है किसने कितना काम किया, इलाके में कितनी तरक्की हुई, किसने तरक्की को रोकने की कोशिश की और कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। यूपी में कानपुर की कैंट सीट काफी सुर्खियों में रही है। 2012 में जब यहां हदबंदी हुई तो यहां के वोटरों का मिजाज भी बदल गया। हदबंदी से कबल इस सीट पर 6 बार बीजेपी के सतीश महाना का कब्जा था। 2012 के बाद सभी जमातों ने नए चेहरे को मौका दिया। हदबंदी के बाद यहां मुस्लिम वोटरों की तादाद 60% हो गई। मुस्लिम वोटर ज्यादा होने की वजह से बीजेपी छोड़ सभी ने तकरीबन मुस्लिम चेहरे को ही यहां मौका दिया और नतीजे में मुस्लिम वोटर तकसीम हो गए और बीजेपी के रघुनंदन को जीत हासिल हुई। 2017 में छावनी सीट पर एसपी और कांग्रेस ने मुश्तरका उम्मीदवार को मैदान में उतारा और इसे कामयाबी मिली। एक बार फिर यहां से सभी जमातों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि बीजेपी को एक बार फिर फायदा हो सकता है। जवाब यह है कि जो लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, और मैं आज से नहीं बहुत पहले से ये बात कहते आ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है, जिसमें आपका कैंट भी है, आर्यनगर, शीशामऊ, मैं कानपुर की बात कर रहा हूं, अगर इन विधानसभाओं में नाम नहाज सेकुलर पार्टियां अपने कैंडिडेट अगर मुसलमान नहीं देती हैं तो बीजेपी को हम हरा देंगे। बीजेपी को जिताने का काम सच्चाई तो ये है कि नाम नहाज सेकुलर पार्टियां करती हैं, जैसा कि आपने अभी कहा है। कांग्रेस, तीनों पार्टियां अपने मुस्लिम कैंडिडेट देती हैं, मुस्लिम वोट 3 हिस्से में बंटता है और बीजेपी यहां से चुनाव जीतती है। हम इसी को रोकना चाहते हैं। देखिए, 2012 में 30 वर्षों के बाद परसीमन का जब बदलाव हुआ तो उस बदलाव का पहला प्रत्याशी मैं था 2012 में, और 2012 में उस समय कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से मैं खुद, बसपा ने, पीस पार्टी ने और छोटे छोटे मुस्लिम संगठनों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए। किसी को वोटों का रेशो का अंदाज़ा नहीं था और कैंडिडेचर कौन स्ट्रांग है कौन नहीं है इसका भी पब्लिक आकलन नहीं कर पाई थी। सतीश माना यहाँ से लगातार 6 बार के विधायक थे। जब परसीमन चेंज हुआ 2012 में तो प्रत्याशी मुझे समाजवादी पार्टी ने बनाया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से इकलौते रघुनंदन मधुरिया प्रत्याशी बने। उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि वो जीत जाएंगे, और चूँकि मैं लगातार उससे 5 वर्ष पहले से मैं तैयारी कर रहा था, मुझे आकलन था, मुझे अंदाज़ा था कि मैं अच्छी लड़ाई में रहूँगा। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जितने भी दावेदार थे उन्होंने लगातार कोशिश करके टिकटों को बार बार कटवाया, ये किया वो किया, तो 4-5 बार जो टिकटों का काटने का सिलसिला शुरू हुआ उसकी वजह से समाजवादी पार्टी की ये सीट थोड़े मतों से दूसरे के हाथ यानी कि बीजेपी के हाथ चली गई। MIM वाले इस मिजाज पे आए हैं कि कैसे हम 4-5 विधानसभा में लोगों को हरवा दें उत्तर प्रदेश में, जिससे कि भविष्य में हमको कोई गठबंधन करके एक आध सीट दे दे। लेकिन उनको शायद मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान में 80 बनाम 20 की राजनीति नहीं होती, हिंदुस्तान में सर समाज की राजनीति होती है। इस बार कोई बिखराव नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सोहेल अख्तर अंसारी जी हैं। हमको हमारे काम पर
और प्रदेश सरकार की जो नाकामियां हुई हैं, प्रदेश सरकार ने जनता को, जैसे जनता त्रस्त है महंगाई के मुद्दे को लेकर, सुहेल अख्तर अंसारी मैदान में जा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के उस बयान की सख्त मजम्मत की है जिसमें कहा गया था कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया यूपी चुनाव में MIM के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। गुज़िश्ता दिनों वेलफेयर पार्टी के सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने इलाहाबाद में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी MIM के खिलाफ अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। MIM का कहना है कि वेलफेयर पार्टी एक कागजी पार्टी है। उसको लग रहा है कि एक माहौल वैसी साहब दे रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो उसका बेनिफिट हम भी ले लें। तो इसी तरह से जितनी भी पार्टियां अभी नई हैं मुसलमानों की, वो वैसी साहब के जो सियासी एक हलचल पैदा किया है हिंदुस्तान में, उसको वो भी भुनाना चाहती हैं। उसी में वेलफेयर पार्टी भी है। उनका कोई जनाधार नहीं है, उनका किसी एक विधानसभा में काम नहीं है, सिर्फ उनकी फाइल में उत्तर प्रदेश में जो है उनकी पार्टी है। जाहिर है कि आजम खां को जेल जाने के बाद उनको एक बड़ा चेहरा चाहिए था, तो कासिम रसूल इलियास साहब नो डाउट वो एक बड़ा चेहरा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं, जमात इस्लामी के हैं, उनका कैरियर पूरा जो है स्टूडेंट लाइफ से जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक लीडर, एक जो है वक्ता और एक लिटरेरी पर्सन है। तो उस आजम खां की जो गैर मौजूदगी है उसको भुनाने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। गाजियाबाद जिलाई इंतजामिया ने असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं जिसमें वोटर्स के शिनाख्ती कार्ड बनाए जा रहे हैं। तमाम असेंबली हलकों के BLOs की जानिब से घर घर जाकर और पोलिंग स्टेशन पर नए वोटर के शिनाख्ती कार्ड बनाए जा रहे हैं। वोटर को अपना शिनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन दिए गए हैं। शिनाख्ती कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन के जरिए बनाए जा सकते हैं। ऐप के जरिए शिनाख्ती कार्ड बनवाने में काफी आसानी होगी। तमाम पोलिंग स्टेशनों की डिजिटल मैपिंग के लिए ऐप का आगाज किया गया है ताकि इंतखाबी काम तेज, बेहतर, शफाफ और वक्त पर हो सके। इस बार इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन व्यवस्था भी दी है, तो कई पोर्टल हैं इसके, जो नए मतदाता हैं उन पोर्टलों का यूज करते हुए अपना वोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार जो हमारे BLO थी उनको भी मोबाइल के माध्यम से गरुड़ा ऐप एक है एप्लीकेशन, उसके माध्यम से उन्होंने पूरी प्रक्रिया की है, वहीं फॉर्म भी भरे हैं, वहीं अप्लाई किया है, वहीं रिपोर्ट लगाई है। और इससे क्या बहुत सारी चीज़ें, हमारा काम फास्ट हो जाता है। और ये एक तरह से इलेक्शन कमीशन का स्टेप है गरुड़ा ऐप का, एक बड़ा क्रांतिकारी साबित होगा डिजिटल इंडिया के लिए। जो पुराने वोटर हैं उनके लिए किस तरीके की, जो पुराना वोटर है जिनकी वोट खराब है, वो ठीक कराने के लिए क्या? देखिए, उसके लिए BLO घर घर पे गई थी और आपके क्षेत्र में BLO ने कैंप लगा के इस तरह के आवेदन लिए थे। और जिन लोगों ने अपनी ये आपत्तियां दर्ज करी हैं उनको हम यहाँ पे संशोधित करके उनको करेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इंतखाबी जंग का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। समाजवादी पार्टी ने जौनपुर में छठे मरहले के तहत अपनी विजय रथ यात्रा का आगाज किया। रथ यात्रा में हिस्सा लेने पार्टी सदर अखिलेश यादव जौनपुर पहुंचे, जहां उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर अखिलेश ने योगी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। अखिलेश ने कहा कि गुज़िश्ता 4.5 सालों में यूपी में कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह नाकाम बताया। जौनपुर में अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा निकाली। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी को हर महाज पर घेरने की कोशिश की। अखिलेश ने कहा कि दोनों इंजन आपस में टकरा गए हैं और अब आवाम की नजरें समाजवादी पार्टी की तरफ टिकी हुई हैं। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने इत्यादियों के साथ मिलकर 400+ सीटें लाने जा रही है। इन्होंने कहा कि अब बीजेपी के दिन खत्म हो गए, जितने वादे किए गए थे एक भी वफा नहीं हुए। अखिलेश ने कहा कि बड़े बड़े प्रोग्राम करके करोड़ों रुपए खर्च करके इन्वेस्टर को बुलाने की कोशिश की गई, कितने इन्वेस्टर आए अब तक। अखिलेश ने कहा कि कई गांव में तो बीजेपी के लीडरों का
दाखिला भी मुश्किल हो गया है। जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी आए थे, क्या उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया? मुझे कोई बताए कि जौनपुर में नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए कौन सा बड़ा निवेश हुआ है, कौन सा इन्वेस्टमेंट आया? अगर कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताएं। जो बड़ी बड़ी नौकरियां निकली, लगातार कभी पेपर लीक हो गया, कभी स्थगित करनी पड़ी परीक्षाएं, ये सरकार का कामकाज है। इसलिए लगातार किसानों के हित में, नौजवानों के साथ के लिए, कैसे महंगाई रुके, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, इनके सांसद विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे, कई सांसद विधायकों को अपमानित होना पड़ा। लाल टोपी और लाल रंग पर कई दिनों से बहस जारी है। पीएम ने भी गोरखपुर रैली में लाल रंग से होशियार रहने को कहा था, जिस पर अखिलेश ने कहा कि लाल रंग तो जज्बात का होता है, खुशी का होता है। जब आप खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है। ये लाल रंग ये समझते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती लाल रंग, क्योंकि लाल रंग इमोशन का है। आप जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी का खून काला है? उनका भी काला नहीं होगा, उनका भी लाल है। ये शादी के जोड़े में जो कपड़े पहनाए जाते हैं जोड़े को, वो लाल रंग होता है कि नहीं होता है? बताओ, सिंदूर का रंग लाल है। वज़ीर-ए-आज़म के वाराणसी दौरे पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने नदियों की सफाई की बात कही थी। करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए गए, पर सीएम खुद नदी में उतरने से घबरा रहे हैं। अगर गंगा साफ है तो सीएम ने डुबकी क्यों नहीं लगाई? देखिए मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए। माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाए? मेरठ गया था, हिंडन का पानी देखा है मैंने, पानी काला हो गया हिंडन नदी का। काली नदी पहले से काली है, यमुना का किनारा पूरा काला हो गया। अखिलेश ने मीडिया के सवालों का खुलकर जवाब दिया। नाम बदलने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि नाम बदलने वाली सरकार को इस बार आवाम खुद ही बदल देगी। आजमगढ़ का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। ये नाम बदलने वाला, रंग बदलने वाली सरकार, दूसरों के काम अपने काम बताने वाली सरकार, जो कैंची कहीं से आता, फीता कहीं से आता, काट करके जो अपने नाम कर रहे हैं, इनको जनता बदल देगी। जनता बदलाव चाहती है और आप सब भी बदलाव चाहते हो। अखिलेश की विजय रथ यात्रा जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई विजय रथ यात्रा अखिलेश को विजय दिला पाती है या इख्तिदार के लिए फिर 5 साल इंतजार करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने कहा कि वाराणसी की तरक्की अपोजिशन को हजम नहीं हो रही है। मोदी जी ने हमारी जो धरती है हिंदुस्तान की और धरोहर है, उसको पूरी दुनिया के नक्शे पे श्रेष्ठ बनाया है। अब कुछ लोगों की बौखलाहट, कुछ लोगों की बकवास बहादुरी इस बात का प्रमाण है कि वो अभी तक कुछ कर नहीं पाए। अभी तक उनको लगता था कि केवल जो है वो घोषणाएं कर दो। अब ये कहना कि साहब हमने तो कहा था, मोदी जी ने कर दिखाया, हमने तो सोचा था, मोदी जी ने जो है उसको साकार कर दिया, हमने तो घोषणा की थी, मोदी जी ने उसको धरती पे उतार दिया। तो ये तो उनकी समस्या है कि अगर वो सोच रहे हैं केवल उस कर नहीं रहे हैं, अगर वो घोषणाएं कर रहे हैं और वो जो है वो कह रहे हैं कर नहीं रहे हैं, तो ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। मोदी जी ने जो सियासत है, जो राजनीति है, उसकी कार्य संस्कृति में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। अब पॉलिटिक्स परिक्रमा का नाम नहीं रह गया है, पराक्रम और परिश्रम का नाम हो गया है। तो चलिए बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। अब आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। आदाब। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।
हेलो, क्रिप्टो की समझ में आइए समझते हैं आज डिफरेंस बिटवीन कॉइन्स एंड टोकन्स। कभी कभी ये एक ही शब्द के दो रूप के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, पर कॉइन्स और टोकन्स दो पूरी तरह से अलग कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। अब चलिए कॉइन्स के बारे में जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी कॉइन या अल्ट कॉइन इनकरिप्शन तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाया गया है और डिजिटल धन पब्लिक ओपन ब्लॉकचेन से बंधा सामूहिक रूप से संग्रहित डेटा प्रतिभागियों के बीच साझा किया गया। ब्लॉकचेन पारदर्शिता की गारंटी देता है, धोखाधड़ी को कम करता है और कॉइन भेजे जा सकते हैं और पाए जा सकते हैं, माइन किए जा सकते हैं, कॉइन बदले भी जा सकते हैं और बांटे भी जा सकते हैं। साथ ही एक्सेप्टेबल भी हैं, पोर्टेबल और टिकाऊ होने के साथ साथ इनकी संख्या सीमित है। कॉइन पैसे के अलावा किसी काम को करने के लिए नहीं है। कॉइन वो करेंसी है जिनका उपयोग चीजों को खरीदने और बेचने के लिए किया जा सकता है। चलिए अब टोकन्स के बारे में समझते हैं। टोकन्स एक प्रोजेक्ट के द्वारा जारी डिजिटल एसेट प्रोजेक्ट इकोसिस्टम के अंदर ये भुगतान का एक तरीका है। नेटवर्क के भीतर ये कॉइन की ही तरह काम करते हैं, किसी एसेट या यूटिलिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं और डिजिटल टोकन का इस्तेमाल कुछ निश्चित प्रोजेक्ट के अंदर ही होता है। एथेरियम जैसे प्लेटफॉर्म पर टोकन बनाया जा सकता है। यूजर्स एक वॉलेट में कई तरह के टोकन स्टोर कर सकता है। एग्जाम्पल फॉर अ टोकन, ये एक निश्चित समय स्थान पर प्रयोग किया जाता है। टोकन किसी कंसर्ट का टिकट वास्तविक तौर पर टोकन है। कंसर्ट टिकट के साथ रेस्टोरेंट बिल का भुगतान नहीं कर सकते। कॉइन बनाम टोकन, आप एक कॉइन से टोकन खरीद सकते हैं पर एक टोकन से कॉइन नहीं खरीदा जा सकता है। कॉइन स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में टोकन का स्पेसिफिक इस्तेमाल होता है। तो फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।